गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ 10th क्लास के साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इज इट ओके? सो एनसीईआरटी ने फर्स्ट पेज पर केमिकल रिएक्शंस को समझाने के लिए कुछ लाइफ की कुछ सिचुएशंस लिए हैं, और उसमें से हमारे पास कितनी सिचुएशंस ली हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहला एनसीईआरटी ने कंसीडर किया है कि मान लीजिए कि आप रूम टेम्परेचर पे मिल्क को रखते हैं गर्मियों में, तो उसका क्या हो जाता है। तवे को ह्यूमिड टेम्परेचर में रखते हो तो उसका क्या होता है। ग्रेप्स फर्मेंट हो जाए तो उसमें क्या हुआ है। फूड को कुक किया तो उसको क्या हुआ, और फूड जो डाइजेस्ट होता है उसका क्या हुआ, क्या होता है, और हम रेस्पायर करते हैं तो क्या होता है। ये कंडीशंस एनसीईआरटी ने उठाई है, और इन कंडीशंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं। सो सबसे पहले मिल्क लिक्विड में था और सॉलिड में चेंज हो गया रूम टेम्परेचर पे रखने। तो इससे हमें पता लगा कि अगर फर्स्ट कि अगर स्टेट चेंज हो जाए तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो फर्स्ट है हमारे पास स्टेट चेंज। स्टेट चेंज रिप्रेजेंट करती है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरे में हमने देखा, दूसरे में भी स्टेट ही चेंज हुई है, और ग्रेप्स में गैस रिलीज हुई है, फर्मेंट हुई है तो CO2, है ना। तो गैस रिलीज हुई तब भी आपने समझना है कि रिएक्शन हुआ है। 2, 3, फूड का कलर भी चेंज हो जाता है और स्टेट भी, इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसमें भी जब कुक होता है तो और डाइजेशन में भी स्टेट चेंज हुई है। लास्ट जो हमें दिया गया है वी रेस्पायर, क्या दिया गया है? वी रेस्पायर। रेस्पायर एंड ब्रीथिंग आर टू वर्ड्स। रेस्पायर एक केमिकल रिएक्शन है, रेस्पिरेशन, जबकि ब्रीथिंग एक सिंपल प्रोसेस है, जिसमें सिंपली O2 आती है और CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वहीं अगर रेस्पिरेशन की बात की जाए तो रेस्पिरेशन में O2 रेस्पिरेशन में O2 ग्लूकोज को तोड़ती है और C6H12O6 तोड़ती है और उसको CO2H2O एनर्जी में बदलती है, प्लस एनर्जी में बदलती है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, इज इट ओके? ठीक है। सो इसमें हमारे पास
ठीक है? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग अपने आप में किस तरह से अलग है। तो ये सिचुएशंस हमने सारी स्टडी कर ली और इन सिचुएशंस ने हमें बताया कि इनमें केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। अब हमारे पास एनसीईआरटी ने एक एक्टिविटी दी है और इसके थ्रू केमिकल इक्वेशंस को समझाने की कोशिश की है। केमिकल रिएक्शन को समझाने की कोशिश की है। इस एक्टिविटी में हमने मैग्नीशियम रिबन लिया है। क्या लिया है? मैग्नीशियम रिबन। और उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया है और हमें मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन हाँ, इस एक्टिविटी में एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आता है जो इस लाइन से बनता है। एक्टिविटी कहती है कि सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को लो, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा, और उसे रब करो सैंड पेपर से। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों रब करना है? पहला क्वेश्चन है। इसलिए क्योंकि पड़े पड़े मैग्नीशियम के ऊपर एमजीओ की लेयर बन गई है। ऑक्सीजन नेचर से कंबाइन कर गई है इसके, जो कि इसको जलने नहीं देगी, क्योंकि इसके बाद हमने एक्टिविटी में इसको टोंग से होल्ड करके इसको बर्न करना है और बर्न करके इसका पाउडर बनाना है। लेकिन ये बर्न करने में रुकावट है ये लेयर जो ऑलरेडी इसके ऊपर बनी हुई है। और इसको क्लियर करने के लिए हमने सैंड पेपर यूज किया है, उससे इसको रब किया है। जैसे ही रब किया है ये ऑटोमेटिकली जली है और जलते वक्त इसने वाइट डेजलिंग फ्लेम छोड़ी है। एमजीओ ने क्या छोड़ी है? क्या जलते वक्त छोड़ी है? वाइट डेजलिंग फ्यूम। ठीक है, वाइट वाइट डेजलिंग फ्लेम। इज इट ओके? और बचा क्या है एंड में? वाइट पाउडर। क्या है एंड में? वाइट पाउडर। तो ये थी हमारी एनसीईआरटी की फर्स्ट पेज की फर्स्ट एक्टिविटी। और फर्स्ट पेज में एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे तरीके से ये समझाने की कोशिश की है कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। अब हम जाएंगे अब हम जाएंगे एनसीईआरटी के दूसरे पेज पर और हम स्टडी करेंगे दूसरा पेज। लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब है हम एनसीईआरटी के दूसरे पेज पर। दूसरे पेज पे एनसीईआरटी ने बताया कि रिबन के जलते वक्त वाइट डेजलिंग फ्लेम निकली है। क्या निकली है? वाइट डेजलिंग फ्लेम निकली है और इट चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है कि जब मैग्नीशियम जला तो किस कलर की फ्लेम निकली और कौन से कलर का पाउडर फाइनली बचा। और ये पाउडर जो है ये क्या है? ये है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज इट ओके? सो अब सेकंड पेज पे ही हमारे पास एक और एक्टिविटी है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है। सो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है पी, ठीक है, PbNO3
ट्वाइस। एक्टिविटी बोलती है 1.2 कि टेक PbNO3, ले लिया हमने PbNO3 एंड ऐड Ki इनटू इट। Ki पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम का सिंबल K होता है और आयोडाइड का सिंबल I। ये हो गए हमारे रिएक्टेंट्स, ये दोनों क्या है हमारे रिएक्टेंट्स। तो ये हमने प्लस करके दोनों लिखने आई क्योंकि प्लस हुए, ऐड ऑन हुए। और इसमें अब हमने इसका प्रोडक्ट देना है और प्रोडक्ट बनेगा PbI एंड KNO3 एंड KNO3। इज इट ओके? सो ये इस तरह से बनेगा। इसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी 1.3 जिसमें हमने लिए हैं जिंक ग्रैनुअल्स। लुक एट दिस, जिंक ग्रैनुअल्स कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। जिंक ग्रैनुअल्स कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लिए हैं हमने, और इसमें हमें या फिर डाइल्यूट HCl डालना है या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। पहले हम डाइल्यूट HCl के साथ कर देते हैं। डाइल्यूट को हम आगे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर DIL करके और HCl, और फिर हमारे पास रिजल्ट में आता है ZnCl2 प्लस H2। क्या आता है? ZnCl2 प्लस H2। ये है हमारी इस एक्टिविटी की इक्वेशन विद HCl, और ये है हमारी इस एक्टिविटी की इक्वेशन। सिंपल। देखो स्टूडेंट्स, इक्वेशन बनाना बहुत इजी है, सिर्फ आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, सिंबल याद होने चाहिए। ये इक्वेशन मैंने HCl के साथ बनाई डाइल्यूट, और यही इक्वेशन जिंक ग्रैनुअल्स लेकर के मैं H2SO4 के साथ बनाऊंगी। H2SO4 कैपिटल है, गिव्स ZnSO4 प्लस H2। सिंपल। ये हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब भी एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाती है। क्या बनाती है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाती है। कितनी इक्वेशंस देखी हमने? मैग्नीशियम वाली इक्वेशन देखी है ना, मैग्नीशियम वाली इक्वेशन देखी हमने। हमने लेड नाइट्रेट की इक्वेशन देखी, जिंक की इक्वेशन देखी, और शुरू में हमने 6 जो है सिचुएशंस देखी लाइफ की, और उससे हमें पता चला कि केमिकल रिएक्शन होता है। ये कैसे पता चलता है? ये कैसे पता चलता है? तो हमने इन सभी चीजों से आइडिया लगाया कि अगर स्टेट बदल जाए किसी चीज की, अगर स्टेट बदल जाए किसी चीज की तो केमिकल रिएक्शन होता है। अगर कलर बदल जाए तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है, या फिर गैस इवॉल्व हो तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है, या टेम्परेचर ही बदल जाए किसी चीज का तो केमिकल रिएक्शन। ये चारों बातें हमें बताती हैं कि इनमें से कोई भी बात अगर हो जाए तो मान लीजिए केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये हमें एनसीईआरटी ने क्लियर करके दिया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। इजी, बिल्कुल इजी, नथिंग टफ इन। केमिकल चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन के बारे में हम जान चुके हैं, और हमने 4 रिएक्शन सीखे भी कि वो कैसे होते हैं। अब हम करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन, जो कि इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है। केमिकल इक्वेशन में हमने एक रिएक्शन उठाना है और उसकी इक्वेशन बनानी है। हमने रिएक्शन उठाया, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ये वर्ड इक्वेशन है, ये देखिए, ये वर्ड इक्वेशन है। केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, और इसमें हमने देखा कि रिएक्टेंट्स को प्लस से जोड़ा जाता है और प्रोडक्ट को एरो के बाद दिखाया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में
लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं। दैट्स ऑल। तो ये डायरेक्शन देता है एरो हमारा प्रोडक्ट की तरफ। इस तरह से केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। ये है हमारा सेकंड पेज। अब है हमारे पास थर्ड पेज, एनसीईआरटी का थर्ड पेज, और इसमें हमें बताया गया है कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखना है। वो वर्ड इक्वेशन थी, और ये है हमारे पास सिंबॉलिक इक्वेशन, सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमने एलिमेंट्स के सिंबल यूज किए हैं। Mg इज एन एलिमेंट, O2 इज एन एलिमेंट, एंड ये कंपाउंड है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट जुड़ करके बने हैं। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिल करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड। तो ये है केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। होपफुली आपको पता चल गया होगा कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, या वर्ड की फॉर्म में या सिंबल की फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स लिख के और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स लिख के एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और रिएक्टेंट्स प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है हमारे पास? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एनसीईआरटी ने जो हमें बैलेंस करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन दी है वो है Zn plus H2SO4 give ZnSO4 plus हाइड्रोजन। मतलब Zn जिंक, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ये है हमारे प्रोडक्ट और ये है हमारे रिएक्टेंट्स। अगर हम इन्हें गौर से देखेंगे, अब हमें ये बैलेंस करनी है। क्या? जिंक प्लस H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। ओके, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमें इसमें सबसे पहले, ये हमारी स्केलेटन इक्वेशन है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे, एक और लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे इस इक्वेशन के। क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स। और यहाँ हम लिखेंगे LHS साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द LHS साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स द RHS साइड। अब ये जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं? जिंक है, हाँ जिंक है। दूसरा कौन सा है? हाइड्रोजन। तीसरा कौन सा है? सल्फर। और चौथा कौन सा है? ऑक्सीजन। अगर हम देखेंगे, ये हमारे पास LHS साइड 1 है और RHS साइड भी 1 है। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, तो ये 2, ये 2, और इसके बाद सल्फर 1 है और दोनों साइड एक एक ही है। और ऑक्सीजन की बात लेंगे तो इधर 4 है, तो इधर भी 4 है। तो हमने क्या देखा इस चार्ट में? इस चार्ट में हमने देखा कि सब बैलेंस्ड है। ये 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 1 है, 1 है। तो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, तो हमने एनसीईआरटी के तीसरे पेज में देखा कि किस तरह से इक्वेशन को बैलेंस करना है। हमें एक चार्ट बना करके बैलेंस करने की कोशिश करनी है, लेकिन हमें एनसीईआरटी में पहली इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस दी हुई है। अब हम एक और इक्वेशन उठाएंगे
और एनसीईआरटी की ही इक्वेशन है हमारे पास। क्या है इक्वेशन? आयरन। क्या है? आयरन। आयरन का फार्मूला होता है Fe प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये है। अब हमें ये बैलेंस करनी है, तो हमने सबसे पहले इसके लिए स्केलेटल इक्वेशन लिख ली। सेकंड में हम फिर से यही इसका चार्ट बनाएंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या बनाएंगे? इसका चार्ट बनाएंगे। ठीक है। सो एलिमेंट्स, फिर एलएचएस साइड में एटम, नंबर ऑफ एटम, और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स। तो एलिमेंट में हमारे पास पहला है Fe, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। आयरन एलएचएस साइड एक है और प्रोडक्ट साइड तीन है ना? और ऐसे ही हाइड्रोजन का यहाँ दो है, यहाँ दो है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन का यहाँ एक है और यहाँ चार है। स्टूडेंट्स ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा। ये इक्वेशन में सबसे पहले जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है, इसमें तीन का डिफरेंस है और इसमें दो का, और इसमें बिल्कुल नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है। तो ये थर्ड स्टेप में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आयरन प्लस H2O, कमी किस तरफ है? इस तरफ। उधर चार है, उधर आप देख रहे हो चार है, और इधर तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? यहाँ चार लगाएंगे, तभी ये चार पूरे हो गए। और दूसरी तरफ हमने देखा कि इसके चार लगाने से यहाँ पे ये बेड़ा है, इसमें भी फिर हमें चार लगाने हैं। तो ये आठ हो गए, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। फोर्थ स्टेप में हमारे पास जो रह गया है वो है आयरन। आयरन इस साइड Fe, आयरन का सिंबल Fe होता है। प्लीज कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, हमें यही सीख के जाना है कि किसका क्या फार्मूला होता है। सो आयरन का फार्मूला Fe है, और Fe इस तरफ एक है जबकि वहां तीन है, तो हमें इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? तीन। आप कमेंट में लिख सकते हो कितना, क्या लगाना पड़ेगा? तीन। और ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, प्लस 4H2। स्टूडेंट्स ध्यान देना कि ये जो बैलेंसिंग हम सीख रहे हैं, ये हमें 10th से लेके +2 तक काम आएगी। तो इस टॉपिक को हमने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा इक्वेशंस उठानी है और उन्हें बैलेंस करना है। ऐसा करने से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने में सक्सेसफुल हो जाओगे। अब हम चलेंगे एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज पे। स्टूडेंट्स देख रहे हो कितना इजी है? कौन बोलता है साइंस टफ है? साइंस तो सबसे इजी है स्टूडेंट्स। यहाँ हमने देखा कि बैलेंसिंग कैसे होती है, और 3 पेज हम एनसीईआरटी के कर चुके हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। ये आप देख सकते हो कि इसमें इन्होंने बैलेंस की है आयरन, जो मैं आपको बैलेंस करवा चुकी हूँ 4th पेज पे। और ये है हमारा 5th पेज। ये स्टेप बाय स्टेप आयरन की बैलेंसिंग इन्होंने की है।
ये ओवरऑल जो मैं आपको 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4। इसके बाद एनसीईआरटी ने दो इक्वेशंस और उठाई हैं, इजी। क्या इक्वेशंस है? नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट्स, ये कार्बन है और ये एक ऑक्सीजन, इसलिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर यहीं पर ये एक कार्बन और दो ऑक्सीजन होती तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती। मोनो मतलब सिंगल। कार्बन मोनोऑक्साइड को इन्होंने कंबाइन करवाया है हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और इन्होंने एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी दी है, 340 एटमॉस्फेयर, सॉरी प्रेशर की कंडीशन भी दी है। एटमॉस्फेयर 340 एटमॉस्फेयर, ये है प्रेशर। प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर, पास्कल। तो यहाँ इन्होंने कौन सी यूनिट ली है? पास्कल। कौन सी यूनिट ली है? पास्कल। ठीक है। एटमॉस्फेयर 340 एटमॉस्फेयर एटीएम। ठीक है। और हमारे पास रिजल्ट आया है मिथानोल CH3OH। ये है हमारी ये बैलेंस इक्वेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन 340 एटमॉस्फेयर मिथानोल। यहाँ आप देखोगे जितने एक कार्बन है, एक कार्बन रिएक्टेंट्स में, एक ही प्रोडक्ट में चार हाइड्रोजन, तीन यहाँ पे, एक यहाँ पे, चार हाइड्रोजन पर एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है, सेकंड इक्वेशन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर gives in the presence of sunlight and chlorophyll। ये फोटोसिंथेटिक इक्वेशन है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और ये हमें देगी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज है, कीप इन माइंड। और इसी को डबल कर दोगे तो शुगर बन जाती है। इजी, साइंस इज सो इजी। बस इंटरेस्ट लेने की बात है। और इंटरेस्ट कौन पैदा करेगा? मेरे जैसा टीचर। तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय लाइफ, एजुकेशनल वीडियो ऑफ माय लाइफ थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी। सो ये हमारा ग्लूकोज बनेगा और साथ में बनेगी हमारी O2। फोटोसिंथेटिक इक्वेशन में O2 बनती है और साथ में बनता है 6H2O। ये 6 ही होंगे, यहाँ 6 और वहां 6 और 12, 6 CO2। बेटा ध्यान देना, बच्चों ध्यान देना, पेपर में ना ये भी पूछा जा सकता है कितने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाते हैं, या कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितनी ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इन बातों पे ध्यान देना है। और यही साइंस है कि आप अपनी कॉमन सेंस को पूरी तरह से जागरूक रखें, जागरूक रहें और 100% क्लास में प्रेजेंट रहोगे तो कोई मतलब नहीं बनता कि आपको साइंस नहीं आएगी। तो ये था हमारा हमारा एनसीईआरटी का कौन सा पेज? 5th पेज। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी सेकंड पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्या क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बहुत सारे मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस एक्टिविटीज करवाई। उसके बाद मैंने आपको करवाया कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। जब आप एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज पे जाओगे, नेक्स्ट पेज पे, तो कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों
ये आपने करके रखने हैं, ये अब आपको बहुत इजी लगेंगे। ये बैलेंस करने के लिए इक्वेशन है, और पहला क्वेश्चन आपके पास यही है कि मैग्नीशियम रिबन को तो क्यों रब किया था, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो जलने नहीं देती है, तो उसको जलाने के लिए उसको हटाना जरूरी है, इसलिए उसको रब किया। सिंपल, सो इजी। और ये हमारी इक्वेशंस है जो बैलेंस करनी है, और बैलेंस आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो। बैलेंस करना इक्वेशन को बहुत इजी है, और ये आपको +1 और +2 में भी, अगर आज आप इनको ढंग से सीख लेते हो तो बैलेंसिंग इजी हो जाती है, +1 +2 में भी। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कराऊंगी टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स मुझे प्लीज जरूर बताएं कमेंट करके कि मैंने कैसा पढ़ाया। ये मेरा फर्स्ट एजुकेशनल वीडियो है। हैव ए नाइस डे, मेरे साथ बनिए रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। क्वेश्चंस कर रहे थे, और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, और मैंने आपको बताया कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। आज हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बी अलर्ट, बी फोकस्ड। टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन 4 टाइप्स के होते हैं। केमिकल रिएक्शन 4 टाइप्स के होते हैं, और उसमें हम फर्स्ट टाइप करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर मैं टाइप्स में बात करूं तो हमारे पास फर्स्ट टाइप आएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और सेकंड आएगी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन reaction. Students, I am new to writing this board, so writing अभी मैं प्रैक्टिस करती जाऊंगी और इम्प्रूव करूंगी। प्लीज फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें हम क्या जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे इनकी डेफिनेशंस, और फिर करेंगे हम इनके एग्जांपल्स। कुछ एक्टिविटीज भी बीच में आएंगी, वो भी हम करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन 4 टाइप के होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम जानेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एज द नेम शोज, कंबाइन, कॉम्बिनेशन, कंबाइन। सो इसमें क्या होगा, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, एस सॉलिड, जिसका कि कॉमन नेम क्विकलाइम होता है। क्या होता है? क्विकलाइम। सो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कि कॉमन लैंग्वेज में क्विकलाइम कहा जाता है, उसमें हम वाटर डालते हैं। क्या डालते हैं? वाटर। एंड इट टर्न्स इनटू स्लेट लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हीट रिलीज होती है। मैक्सिमम रिएक्शन जो भी आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखोगे उसमें हीट रिलीज होगी। हीट जिस भी रिएक्शन में रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं।
क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन के हीट रिलीज होगी, तो हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। एक्सोथर्मिक, एक्सो बाहर, बाहर की तरफ निकलना। जब कोई चीज अंदर ली जाती है तो हम उसे एंडो से कहते हैं, तो एंडोथर्मिक। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्योंकि डिकम्पोज हीट लेके किया जाएगा, तो इसे हम एंडो। याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं, डी से डिकम्पोजिशन और एंडो में भी डी पे स्ट्रेस पड़ रही है। तो डिकम्पोजिशन और एंडो मतलब अंदर हीट लेके ही ये रिएक्शन होगा। तो जैसे ही मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसमें वाटर डाला, तो मुझे मिला CaOH ट्वाइस प्लस हीट। ये है प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट जो है ये एक्वस है। ये क्या है? एक्वस है। AQ फॉर एक्वस, S फॉर सॉलिड एंड L फॉर लिक्विड। इस रिएक्शन को इतने ही अच्छे तरीके से आपने बोर्ड में रिप्रेजेंट करना है। कॉमन नेम भी लिखना है, केमिकल नेम भी लिखना है, इसमें इसकी स्टेट भी बतानी है, सॉलिड, लिक्विड, एक्वस। तभी बच्चों आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि बोर्ड एक एक चीज का नंबर रखे होते हैं, तो उसको पूरा कंप्लीट लिखें। तो combination reaction is that reaction. If I want to define the combination reaction, so definition comes like when two or more than two reactants react together to form a single product, then this is known as combination reaction. समझ आ गया बच्चों? combination reaction क्या होता है? मैंने एक एग्जांपल भी दिया आपको। ये एक एक्टिविटी भी है, इसमें यही एक एक्टिविटी की फॉर्म में है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लो बीकर में और उसमें स्लोली वाटर ऐड करो और ऑब्जर्व करो कि क्या होगा। आप देखेंगे कि हीट जो है रिलीज होगी, बाहर हीट रिलीज होगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। नाउ, और ये भी आपने देखा कि इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से हीट रिलीज हुई है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा एक एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये जो हमने केमिकल कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल देखा, जिसमें हमने देखा कि सी रिएक्शन के दौरान CaO प्लस H2O gives CaOH ट्वाइस प्लस हीट। ये हमने देखा। ये हमारे पास एक्वस था, ये सॉलिड था और ये लिक्विड था। इसे हमने क्विकलाइम कहा था और इसे हमें स्लेकलाइम। बच्चों, क्या आप जानते हो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये व्हाइट वॉश है। ये व्हाइट वॉश है। ये व्हाइट वॉश का फार्मूला है। जैसे ही हम दीवारों पे ये व्हाइट वॉश लगाते हैं, 3 या 4 दिन बाद ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से गायब हो जाता है और एनवायरनमेंट से यहाँ इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाती है और इसे बना देती है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना देती है? कैल्शियम कार्बोनेट। डू यू नो? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों पे लगता है
और 2 या 3 दिन बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इसीलिए 3 या 4 दिन बाद वो बहुत चमकने लगता है। वो इसलिए चमकने लगता है क्योंकि ये जो फ़ॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, ये फ़ॉर्मूला मार्बल का होता है। क्योंकि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड टर्न्स इनटू कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर सम डेज़, तो कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल होता है और वो फिर मार्बल की तरह हमारा व्हाइट वॉश कुछ दिनों बाद चमकने लग पड़ता है। इंटरेस्टिंग ना? सो आपने क्या देखा कि आपने लिया था, क्या लिया था आपने? मैं अभी आपको बताती हूँ। आपने लिया था कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है? दीवारों पे क्या था? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कोई भी रिएक्शन कभी भी टफ नहीं होता। बात सारी इंटरेस्ट की है और इंटरेस्ट आता है फोकस से। सो बी फोकस्ड। CaOH ट्वाइस प्लस CO2, ये थी हवा में, और इसने बना दिया CaCO3 प्लस H2O। H2O निकाल दिया और खुद इसके बीच में चली गई। सो दैट इज वाई आफ्टर सम टाइम कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होने की वजह से आफ्टर 2 to 3 days व्हाइट वॉश becomes shiny. And it is interesting to note that chemical formula of marble is CaCO3. Have you got my point? So मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर चुकी हूँ। यहाँ पे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बनता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ दीवारों पे लगाने के बाद कुछ दिनों बाद चमकने क्यों लगता है? तो आप कहोगे कि क्योंकि एनवायरनमेंट से CO2 यहाँ से H2O रिप्लेस करती है, खुद यहाँ पे आ जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है और कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का फार्मूला और मार्बल चमकता है। सिंपल। अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही और एग्जांपल्स लेंगे, और एग्जांपल्स लेंगे हम, और उसमें हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2। ये एक और एग्जांपल है। मान लो आपको बोर्ड में दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछे जाएं, तो एक मैंने आपको कैल्शियम ऑक्साइड वाला रिएक्शन करवाया, एक कार्बन प्लस ऑक्सीजन। मैं आपको एक और दे देती हूँ, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये सारे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं और एक बन रहा है कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां तक हम 4 रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कर चुके हैं। अब हम रीड करेंगे ये पैराग्राफ इन सिंपल लैंग्वेज। वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब तक तो आपको ये याद हो जानी चाहिए डेफिनेशन। In activity 1.4, we also observe that large amount of heat is evolved in the mixture and makes the mixture warm. तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, क्योंकि हीट निकल रही है तो वो रिएक्शन जिस बीकर में हो रहा है, जिसमें भी हो रहा है, वो वार्म कर देगा और इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब हम करेंगे और एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स में हमारे पास है, एक और एग्जांपल है हमारे पास। डू यू नो द फार्मूला ऑफ सी मीथेन? मीथेन CH4 है मीथेन का फार्मूला। और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये बनाती है CO2 प्लस H2। क्या बनाती है? H2। ऑक्सीजन के साथ कोई चीज रिएक्ट कर रही है मतलब बर्न कर रही है, और कोई चीज बर्न करती है तो मैक्सिमम केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। ये कुछ जनरल चीजें हैं जो आपको नोटिस करनी चाहिए।
यहाँ हमने सीखा मीथेन का फार्मूला क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों मीथेन का फार्मूला? CH4। क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है सिर्फ, तो इसलिए हम इन्हें हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, सिंपल। नहीं? CH4 oxygen CO2 plus H2O. Do you know that respiration is an exothermic process? जिस तरह से हमने फोटोसिंथेसिस की थी, फोटोसिंथेसिस में हमने बनाया था ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाया था हमने उसमें। अब वो रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है। क्या होता है? ग्लूकोज टूटेगा। मैंने ग्लूकोज ले लिया, क्या होता है ग्लूकोज का फार्मूला? C6H12O6। बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर इसी फार्मूलों को हम डबल कर देंगे C12H22O11 तो ये शुगर बन जाती है। तो ये है ग्लूकोज का फार्मूला, ग्लूकोज। और इसमें रेस्पिरेशन में होता क्या है? रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है और उसको तोड़ेगी ऑक्सीजन। कौन तोड़ेगी? ऑक्सीजन। लुक एट दिस, लुक एट दिस। ये है, ये, हैव यू सीन? डिड आई मेक इट बिग? लुक एट ये, ये। सो ये देखिए ग्लूकोज एक्वस, कितना सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है, सब कुछ रिएक्शन के साथ बताया गया है। एक्वस का मतलब पानी वाला। C6H12O6 एक्वस प्लस O2 भी एक्वस है। और जब O2 ग्लूकोज के साथ जुड़ती है तो वो बनाती है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बनता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। आप देख सकते हो यहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्या हम रेस्पिरेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं? यस, व्हाई नॉट? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने का एक ही प्रूफ है कि एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज हो रही है। जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो यस, रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दैट्स ऑल। डाटा पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन भी निकलेंगे। सो लेट मी रीड दिस पैराग्राफ नाउ फॉर यू। We all know that we need energy to stay alive. हम जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। We get this energy from the food. और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। तो हमारा फ्यूल क्या है? फूड। जैसे गाड़ी का फ्यूल पेट्रोल डीजल है, वैसे हमारा फ्यूल क्या है? फूड। फ्यूल फूड है हमारा, और फूड जो है टूट करके हमें फ्यूल देता है। टूट करके। तो फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब फूड में क्या खाते हैं हम? राइस, पोटैटोज, ब्रेड। इनमें कार्बोहाइड्रेट है। इनमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। राइस, पोटैटोज, ब्रेड में दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। और ये कार्बोहाइड्रेट टूट करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो हियर you can see carbohydrate is a complex form of a food and glucose is the simple form of a food. This glucose combines with oxygen. सिंपल तो हो गया। अब इसको इतना सिंपल हो चुका है कि हवा की ऑक्सीजन भी इसे तोड़ सकती है। और ऑक्सीजन जब अंदर जाएगी, सेल्स में ये ग्लूकोज पड़ा होगा और वहां पे ये तोड़ेगी, और तोड़ करके हमारी बॉडी को एनर्जी देगी। और अगर एनर्जी देगी तो ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल। अगला हम कर रहे हैं द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोजिट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। आपने देखा होगा कि जब भी एक पहाड़ एकदम होता है, वहां बहुत गर्मी होती है, क्योंकि अंदर बैक्टीरिया उसको तोड़ तोड़ के उसमें से एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं, उसे तोड़ रहे होते हैं, डिकम्पोज कर रहे होते हैं। वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ हमने देखा कि किस तरह से, इससे पहले हमने देखा कि ग्लूकोज किस तरह से ऑक्सीजन से मिल करके हमें CO2 H2O
और एनर्जी देता है, एनर्जी देता है। तो बहुत सारी बातें हमने अभी इस पेज पे सीखी। अगर मैं शुरू से इस पेज में जाऊं अब और आपको समअप करूं, तो ये देखिए, शुरू से चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि व्हाइट वॉश का फार्मूला CaOH होता है, और कुछ दिनों बाद ये CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कि हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल की तरह चमकता है। इसके बाद मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन करके CO2 आपको एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया, वाटर का कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, दोबारा बताया, जबकि मैं पहले ही बता चुकी थी। ये बातें मैं बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आप यही सब कुछ सीख लो, वीडियो को सुनते सुनते ही आपको सारा याद हो जाए। और इसके बाद है, और भी एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जिसमें कि हमने मीथेन ली थी, CH4। ये है CH4+O2, है ना, और CO2 और H2 बनाया था। फिर इसके बाद हमने रेस्पिरेशन क्यों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मैंने ये आपको बताया। डिकम्पोजिशन के दौरान जब बैक्टीरिया तोड़ते हैं तो भी हीट रिलीज होती है, इसलिए हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब हम जाएंगे स्टूडेंट्स, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज में हमारे पास आएगा अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Let us start with students, get ready for the decomposition reaction. Combination reaction हम खत्म कर चुके हैं, और अब है हमारे पास decomposition reaction. Decomposition reaction में सबसे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी 1.5, take about 2 gram of ferrous sulfate। फेरस सल्फेट, ये है फेरस सल्फेट का फार्मूला, FeSO4। क्या है? FeSO4, और ये क्या है? सॉलिड। एक्टिविटी में हमने फेरस सल्फेट लिया है, फेरस सल्फेट लिया है और उसको हीट किया है। हीट करने के बाद हमें मिलते हैं थ्री रिजल्ट्स, थ्री प्रोडक्ट्स, 1, 2 and 3। First one is Fe2O3, this is solid and known as ferric oxide, और साथ में हमारे पास निकलेगी SO2 और SO3 गैसेस। तो हमने क्या देखा कि इस एक्टिविटी में हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए हीट की जरूरत पड़ी है, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि इस एक्टिविटी में से बोर्ड क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम करके आपको देता है। पहला क्वेश्चन जो इसमें बनता है डिकम्पोजिशन में, फेरस सल्फेट की डिकम्पोजिशन में, वो ये कि कितने गैसियस प्रोडक्ट फेरस सल्फेट के टूटने पे बनते हैं, गैसियस प्रोडक्ट ओनली। सो देयर आर 2 गैसियस प्रोडक्ट, SO2 एंड SO3। क्या है? SO2 एंड SO3। ये है SO3 और ये है SO2। और कितने सॉलिड प्रोडक्ट्स बनते हैं? और वो है हमारे पास एक ही, Fe2O3 सॉलिड प्रोडक्ट। तो इस तरह से बोर्ड क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो हमने क्या देखा? कलर ऑफ द क्रिस्टल भी चेंज होगा इसमें। हम ऐसा करते हैं कि इस पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। In this reaction, you can observe that the single reactant breaks down to give the simpler product. क्या देखा हमने? ये एक
सिंगल रिएक्टेंट था और यहाँ 3 प्रोडक्ट बने हैं, ये टूटा है और ये 3 प्रोडक्ट बने हैं, डिकम्पोज, टूटना, breaks down to गिब्स बोरोन. This is decomposition reaction. फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फार्मूला हमारे पास होता है, यहाँ पे मैं आपको बड़ा करके लिख देती हूँ. आयरन का फार्मूला होता है ई, फेरस SO4 FeSO4 प्लस, नहीं डॉट, कितने H2O, 7H2O, 7H2O. ये है हमारे पास फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फार्मूला. क्रिस्टल में क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इसे हम क्रिस्टल कहते हैं ना. पानी की प्रेजेंस में चाहे उसमें एक मॉलिक्यूल हो, चाहे 2 हो, 3 हो, तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में हो जाता है. मुझे अच्छे से याद है कि एक साल सीबीएसई बोर्ड ने ये क्वेश्चन भी डाला था कि 3 क्रिस्टल्स के फार्मूले लिख के दो, तो उसमें से एक आप ये याद रख सकते हो, FeSO4 7H2O. यहाँ मैंने आपको 2 क्वेश्चन बनाए जो बोर्ड फ्रेम करता है. पहला, 3 क्वेश्चन. पहला कि गैसेस प्रोडक्ट कितने बनते हैं FeSO4 के टूटने पर और कितने सॉलिड प्रोडक्ट बनते हैं, और मैंने आपको बताया कि 3 क्रिस्टल्स के नाम दो, तो उसमें एक का नाम मैंने आपको बता दिया है FeSO4 7H2O. जैसे ही इसको हीट मिलेगी ये अपना वाटर लूज करेगा और कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस और ये 3 प्रोडक्ट बना देगा. ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या कलर चेंज होता है? यस. डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अब हम करने जा रहे हैं, एक सिंगल हमने रिएक्टेंट लिया है और हमने इसको तोड़ा है हीट लेकर के. क्या करके? हीट लेकर के. ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया और हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2. मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइन बोलते हैं और CaCO3 को हम लाइमस्टोन बोलते हैं और CaOH ट्वाइस को हम स्लेट लाइम बोलते हैं. तो यहाँ हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन टॉपिक में 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन किए हैं. 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो आप देख सकते हो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हम सिंगल रिएक्टेंट लेते हैं, उसको 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में बदलते हैं. और इसी बात को हमने इंग्लिश में बोलना है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन can be defined as in which we took one reactant and it decomposes into 2 or 3 products. That's all. अब हम इसमें करने जा रहे हैं एक और एक्टिविटी जिसमें हम क्या लेंगे, लेड नाइट्रेट. क्या लेंगे? लेड नाइट्रेट. ठीक है. और लेड का फार्मूला होता है हमारे पास Pb और नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3. क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी वो होती है तो PbNO3 ट्वाइस. ठीक है. सो ये हमने लेना है और इसको हमने होल्ड, टेस्ट ट्यूब को होल्ड करना है टोंग से और इसको क्या करना है, हमने इस पाउडर को हमने बॉइलिंग ट्यूब में डालना है. डाल दिया और इसे हीट करके हमने इसके रिजल्ट देखने हैं. स्टूडेंट्स, अब हम इनके रिजल्ट्स देखेंगे नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पेज में हम ये रिएक्शन देखेंगे. स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी लेड नाइट्रेट का फार्मूला लिख के दिया था और अगर एनसीईआरटी में आप अगले पेज पे जाओगे तो आप देखोगे कि ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला है जो मैंने आपको अभी लिख के दिखाया था. मैं इसको बड़ा कर देती हूँ और ये है लेड
और ये है नाइट्रेट, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ एस लगाया। इसको हीट करने पर हम इसको डिकम्पोज कर देते हैं, और ये डिकम्पोज करके लेड ऑक्साइड, नाइट्रेट डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। यहाँ भी बोर्ड एक क्वेश्चन डालता है कि जब PbNO3 टूटता है, NO3 ट्वाइस जब ब्रेक डाउन होता है हीट लेकर के, तो कितने गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं? दो गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरा ऑक्सीजन, और एक सॉलिड प्रोडक्ट। तो इस तरह से बोर्ड क्वेश्चन फ्रेम करता है रिएक्शन के। पहले तो रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन लिखना आना चाहिए, और फिर ये पता होना चाहिए कि इसमें से कैसे क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसमें हम वाटर को डिकम्पोज करेंगे। क्या करेंगे? वाटर को डिकम्पोज करेंगे। वाटर को डिकम्पोज करेंगे हम। उसके लिए हमें क्या लेना है? एक प्लास्टिक का जग, ये प्लास्टिक का जग, और इसमें करने हैं हमें 2 होल्स। यहाँ 2 होल्स किए गए हैं इस जग में, देख रहे हो ये। तो क्या किया हमने? सबसे पहले टेक ए प्लास्टिक मग, ड्रिल इट। क्या किया? 2 होल किए तो ड्रिल से ही किए होंगे, तो ड्रिल 2 होल्स एट दिस बेस कर दिए, और इस पे हमने ये देखो रबर स्टॉपर्स, तो फिट रबर स्टॉपर एट द बेस, है ना, एंड इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स। और अब इन रबर स्टॉपर्स में, ये रबर स्टॉपर्स हैं ये, और इनमें हमने ये कार्बन रोड्स डाली हैं। मैं फिर से बता दूं कि एक्टिविटी में सबसे पहले हमने एक मग लिया, उसमें हमने ड्रिल से 2 होल किए, और उसमें हमने रबर स्टॉपर लगाया, और उसके बाद हमने इसमें ये कार्बन रोड्स डाली, और इनको हमने 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया। 6 वोल्ट बैटरी से हमने इसको, ये है 6 वोल्ट बैटरी, इससे हमने कनेक्ट कर दिया, और एक एक रोड का नाम दिया एनोड, और दूसरी का नाम दिया कैथोड। और हमने यहाँ पे एक स्विच लगाया, यहाँ, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स। सो ये हमने कनेक्ट किया 6 वोल्ट बैटरी से, फिल द। अब क्या करो? अब वाटर को भर दो, क्योंकि हमें किसको ब्रेक डाउन, हमें डिकम्पोज करना है ना। डिकम्पोज करने के लिए हमें कोई चीज चाहिए, और हमने लिया वाटर। अब हमने वाटर लिया, एंड वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, ताकि इसमें इलेक्ट्रोड्स पूरी तरह से, सिर्फ इलेक्ट्रोड्स पूरी तरह से, ना कि टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोड्स पूरी तरह से इसमें इमर्ज हो जाए, और आफ्टर ए फ्यू ड्रॉप्स ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, और इस वाटर में हमें कुछ ड्रॉप ऑफ H2SO4 भी डालने हैं। कीप इन माइंड, इस वाटर में कुछ ड्रॉप ऑफ H2SO4 डालने हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हमने एक मग लिया, उसमें 2 होल ड्रिल किए, रबर स्टॉपर्स लगाए, और 6 वोल्ट बैटरी से दोनों इलेक्ट्रोड्स को ज्वाइन कर दिया, एक स्विच लगाया बीच में, और साथ में हमने H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स डाले वाटर डाल के। और वाटर इतना डाला कि सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, कि सिर्फ वो कार्बन इलेक्ट्रोड पूरी तरह से इमर्ज हो, ना कि टेस्ट। नाउ टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स। अब 2 टेस्ट ट्यूब लो, और इनको इसके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इन्वर्ट कर दो, कर दी, ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। नाउ स्विच ऑन द करंट, लीव द apparatus। अब स्विच को ऑन करो, जो हमने यहाँ लगाया ये है, इसको ऑन करो, और अब क्या करना है? थोड़ी देर के लिए इसको अनडिस्टर्ब रखना है, ठीक है। हम क्या देखेंगे? हमें दिखेगा बबल्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे बबल्स दिखेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी बबल्स दिखेंगे। बबल्स दिखेंगे। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। वाटर को तो इधर उधर कर देंगे, बीच में खुद बन जाएंगे। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम? नहीं। अब आप ध्यान से जब इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद देखोगे, तो आपको पता चलेगा
कि ये जो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में ये जो एरिया है ये बड़ा है और ये छोटा। अब H2O का फार्मूला होता है H2O, जिसमें 2 रेशियो में हाइड्रोजन है और 1 रेशियो में ऑक्सीजन। तो इसी तरह से यहां ये निकल के आएगी। एक रेशियो, ये 2 रेशियो में इसमें ये डबल हाइड्रोजन, और 1 रेशियो में इस टेस्ट ट्यूब को आप देखिए ये ऑक्सीजन। कितनी अच्छी एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, कितनी अच्छी एक्टिविटी है, कितना क्लियर सब कुछ आया है। ये देखिए यहाँ का एरिया हाफ बनाया है और यहाँ का डबल। ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। 5 नंबर की एक्टिविटी आती है और ये 5 नंबर इतने सिंपल है मुट्ठी में लेना कि कोई भी ले ले एक बार की रीडिंग से। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने देखा कि एक टेस्ट ट्यूब में दूसरी टेस्ट ट्यूब से डबल द अमाउंट ऑफ गैस है और वो गैस हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हम ये 5 नंबर की एक्टिविटी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, जब आपने ये एक्टिविटी करनी है तब इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ड्रॉ करने की। इस डायग्राम को ड्रॉ करना है और इसको लर्न करना है थ्योरी को। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास एक्टिविटी 1.8, और 1.8 एक्टिविटी में हम देख रहे हैं, हम लेंगे यहाँ पर 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। डू यू नो द फार्मूला ऑफ सिल्वर क्लोराइड? AgCl। क्या है? AgCl लिया हमने, और AgCl को लेकर के हमने किस में डाला है? चाइना डिश में, और इसके ऊपर हमने सनलाइट डाली है, सनलाइट डाली है, और ये बनेगा Ag प्लस Cl2। क्या बनेगा? Ag प्लस Cl2। और ये जो Ag है इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ 2। ये इस तरह से इक्वेशन तैयार होगी। स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को लेकर के बोर्ड कौन कौन से क्वेश्चन बनाता है ये अब मैं आपको बताऊंगी। इस एक्टिविटी के नेक्स्ट पेज पे है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कि किस तरह से सनलाइट आती है और सिल्वर क्लोराइड को तोड़ती है। अभी हम देखेंगे कि सनलाइट किस तरह से सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ती है। किसको? सिल्वर ब्रोमाइड। ये है सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड। सनलाइट आई, सिल्वर ब्रोमाइड टूटी और Ag और Br2 बने। ये रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। किस में यूज होता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। इज इट ओके? ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। हमने 3 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखे। फर्स्ट, जो हीट से होते हैं। सेकंड, जो इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं। और थर्ड, जो सनलाइट से होते हैं, सनलाइट से होते हैं। हीट से जो होते हैं उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, वो जो हमने
फेरस सल्फेट तोड़ा था और कैल्शियम ऑक्साइड हीट की मदद से, वो था इसका एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन का। इलेक्ट्रिसिटी से हमने डिकम्पोज करें तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और सनलाइट से हमने क्या है, फोटो फोटोलाइसिस। क्या होता है फोटोलाइसिस? लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन लाइट की मदद से, लाइसिस तोड़ना। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमने वाटर तोड़ा और लाइट की मदद से हमने AgBr तोड़ा। ठीक है। इस तरह से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। ये सभी रिएक्शन एंडोथर्मिक थे क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म में हीट ली गई है, चाहे लाइट की फॉर्म में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। अब हमारे पास जो टॉपिक हमने किया उसके बेस पे हमारे पास दो क्वेश्चन है, जिसमें हमने सॉल्यूशन लिया है एक्स, जो कि वाइट वॉश के लिए है, यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, जिसका फार्मूला है एक्स का CaO, और इसमें वाटर डाला और CaOH ट्वाइस बन गया। Why is the amount of the gas collected in one of the test tube? क्योंकि एक, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो अभी हमने एक्टिविटी की, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की, जिसमें हाइड्रोजन डबल था और ऑक्सीजन 1। ठीक है, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग ये 2 रेशियो में और ये 1 रेशियो में। तो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन की 2 टाइप्स हम कर चुके हैं, और जिसमें हमने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन किए, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड कोरोजन, हम इस चैप्टर के 3rd पार्ट में करेंगे। हैव ए नाइस डे। थॉरो पढ़ें, क्वेश्चंस फाइंड आउट करें, डीप स्टडी करें, वही आपको बोर्ड के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू अगेन। बाय। शर्मिला ठाकुर इज हियर। स्टूडेंट्स, कल हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिएक्शन की थी, और 2 टाइप्स हम कर चुके थे, 2 हमारे पास बची हैं। कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने कल थॉरोली किए थे, और आज हम करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो गेट रेडी, बी फोकस्ड। स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करने के लिए या समझाने के लिए एनसीईआरटी ने सबसे पहले एक एक्टिविटी ली है। एक एक्टिविटी ली है, और ये है वो एक्टिविटी। दिस इज द एक्टिविटी। लेट मी मेक इट बिग फॉर यू। सो activity 1.9, I'm reading it. Take 3 iron nails and clean them by rubbing with sandpapers. I hope you know nails. Nails means kill. लोहे की किल कितनी लेनी है? 3। 3 लेनी है और उनको सैंड पेपर से रब करना। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज A एंड B। 3 में से 2 को आपने मार्क करना है A एंड B। In each test tube, take about 10 milliliter of copper sulfate. Do you know the formula of copper sulfate?
फार्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट इज कॉपर का फार्मूला होता है Cu और सल्फेट का होता है SO4। तो कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4। तो आपने 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ए और बी दोनों टेस्ट ट्यूब में ले लिया है। The two iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for 20 minutes। ये है टेस्ट ट्यूब व्यू बी और इसमें ये दो नेल्स इमर्ज कर दी गई है 20 मिनट के लिए। कितने के लिए? 20 मिनट्स के लिए ये इमर्ज करती है। तो हमने देखा, हमने तीन नेल्स ली, उनमें से दो ए और बी में डाली और एक ये जो बी है, बी में हमने थ्रेड से दो नेल समर्ज किए हैं और 20 मिनट के लिए इसमें रखी है। 20 मिनट बाद आप नेल्स को क्या बाहर निकालो। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी एंड ए। बी में आपने नेल्स डाली थी और ए में आपने नेल्स नहीं डाली थी। दो नेल्स आपने बी में ही डाली थी और 20 मिनट तक रखी। आप देखेंगे, what will you observe? You will observe that the color of the copper sulfate solution will get fade हो जाएगा ये। क्यों? ये हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसे वन आने वाले हैं, आप पढ़ रहे हो ना? ये है हमारा नेक्स्ट पेज। इसको हम बिग करेंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो नेल्स, हमने एक जो तीसरी नेल थी वो बाहर ही रखी थी। जब हमने इसमें से निकाली हुई नेल्स को बाहर रखी हुई नेल के साथ कंपेयर किया तो हमने देखा कि उनमें भी फर्क आ चुका था। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में भी फर्क आ चुका है और इन नेल्स में भी फर्क आ चुका है। कॉपर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड हो चुका है। क्यों? लेट अस सी। इसमें रिएक्शन हो गया है। इस रिएक्शन को मैं बड़ा करती हूँ जो एनसीईआरटी ने लिखा है। ये है वो रिएक्शन। ये आपने आयरन को सॉलिड आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, एक्वस पानी वाले में, और आपको FeSO4 एक्वस मिला, साथ में कॉपर रिप्लेस हो गया। क्योंकि कॉपर की कलर की वजह से ये ब्लू था, लेकिन कॉपर को तो डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने। डिस्प्लेस, उसकी जगह पर कॉपर की जगह आयरन आ चुका है। जगह, displacement. That is why this is known as displacement reaction. When one atom or ion or a molecule take place of another atom, molecule or a ion, then this is known as displacement reaction. So simple. जैसा समझना है बस वैसा ही डिफाइन करना है। सो ये है आपके पास फिगर, ये आपको ड्रॉ करनी है इसमें, और ये है रिएक्शन जो आपको लिखना है। इसके साथ एक और रिएक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो एनसीईआरटी ने दिया है, और वो दिया है जिंक का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। जिंक भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव होगा वो ही कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा सल्फेट से। आयरन भी मोर रिएक्टिव था कॉपर से, इसलिए इसने डिस्प्लेस कर दिया सल्फेट से इसको। जिंक भी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए उसने भी कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके उसके साथ जुड़ गया। इसी तरह से पीबी भी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए उसने भी कॉपर की जगह ली
कॉपर क्लोराइड में और पीवी क्लोराइड बना दिया, दैट इज लेड क्लोराइड और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो आप देख सकते हो हमने 3 रिएक्शन की, ये तीनों में हमने ऐसी मेटल लिए है जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को उसकी जगह से हटा देती है। दिस इज दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम करने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एक्टिविटी से स्टार्ट किया था, वैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एनसीईआरटी ने एक एक्टिविटी से स्टार्ट किया है। इस एक्टिविटी को मैं बड़ा करने जा रही हूँ और एक्टिविटी कुछ इस तरह से है। टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ सोडियम सल्फेट। क्या होता है सोडियम सल्फेट? सोडियम का फार्मूला होता है Na2, लगेगा इसके साथ SO4 की वैलेंसी थी ये 2, ठीक है। Na2SO4 ये ले लिया हमने, कितना? 3 मिलीलीटर ले लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप है हमारे पास, हमने एक और टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड लेना है। डू यू नो द फार्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड? फार्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड इज BaCl2। एक टेस्ट ट्यूब में हमने Na2SO4 लिया है, दैट इज सोडियम सल्फेट, और एक में हमने बेरियम क्लोराइड दिया, दैट इज बेरियम क्लोराइड, दैट इज BaCl2। इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो हमने क्या किया? प्लस कर दिया इन दोनों को, और हमें रिजल्ट क्या मिला? हमें रिजल्ट मिला, डिस्प्लेस कर दिया, Ba चला जा गया SO4 के साथ और Na चला गया Cl के साथ। इसमें क्योंकि दो चीजों ने अपनी जगह बदली है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। इजी, सो इजी। कौन कहता है रिएक्शन फर्स्ट टफ होते हैं? है इसमें कुछ मुश्किल? अगर मुश्किल है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसे और इजी करने की कोशिश करूंगी। ये मेरा काम है। सो इस तरह से हमने डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होते हैं ये देखा। डबल डिस्प्लेसमेंट में हाँ इज दैट रिएक्शन इन विच टू और मोर एटम्स और आयंस और a molecule displaced by the another atom, another two atom, ion और molecules। ये डेफिनेशन ठीक है। ये 2 पेजेस हमारे हो चुके हैं। अब हम जाएंगे एनसीईआरटी के इस चैप्टर के सेकंड लास्ट पेज पे। 2 पेज और चैप्टर खत्म। सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए ये पेज थोड़ा बड़ा कर दूंगी। ये ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, so we were on the
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक। माइंड को बिल्कुल फ्री कर लें, माइंड को बिल्कुल फोकस कर लें। ये जो टॉपिक है ये +1 में भी है और +2 में भी है, तो यहीं पे अपना बेस बना लें। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझाने के लिए एनसीईआरटी ने आपको एक एक्टिविटी दी है 1.11। लेट्स स्टार्ट। हीट ए चाइना डिश containing about 1 gram of copper powder। हमें हीट करना है। क्या हीट करना है? कॉपर पाउडर। लेट अस टेक कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर मतलब सीयू, है ना? सीयू। ठीक है। सो लेट अस टेक कॉपर पाउडर। और किसी चीज को हीट करना है उसका मतलब क्या है कि O2 के साथ कंबाइन करना है। ठीक है। और हमें मिल गया ये, सॉरी, एरो, एरो लगेगा यहाँ। ये ये O2 गिव्स CuO। ये ट्वाइस होगा क्योंकि ये 2 है यहाँ। इसको बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगेगा, तो कॉपर के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। ये है हीट एंड ड्राई। सो क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। कॉपर पाउडर को बर्न किया, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और हमें मिल गया। ये है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन के साथ आकर के लग गई है। कॉपर एक एलिमेंट था, एक मेटल है, और इसके साथ ऑक्सीजन आ गई। इसकी कॉपर की क्या हुई? ऑक्सीडेशन। क्या हुई? ऑक्सीडेशन। इज इट ओके? The surface of the copper powder becomes coated with black copper oxide. Why has this black substance formed? ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि कई बार जो कॉपर का सरफेस है वो काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक है। क्योंकि ये ऑक्सीजन आकर के इसको क्या कर देती है? ब्लैक। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीट हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड। अब हमने ये गरम कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड के थ्रू हाइड्रोजन पास किया है। क्या पास किया है? हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगी? कॉपर से ऑक्सीजन को ले जाएगी और वाटर बना देगी। क्या बना देगी? वाटर। तो ये इसकी क्या हुई? रिडक्शन। रिडक्शन। क्या हुई? रिडक्शन। REDUCTION। क्या हुई? रिडक्शन। ओके। सो अगर ऑक्सीजन ऐड हुई किसी एलिमेंट में तो हो गई ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीजन रिमूव हुई, कोई ऑक्सीजन को ले गया किसी एलिमेंट से, तो उसकी क्या हुई? रिडक्शन। और जो ले गया है उसकी भी ऑक्सीडेशन हुई है। ये हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ली है तो इसकी ऑक्सीडेशन, और कॉपर से ऑक्सीजन गई है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन गई है तो इसकी हुई है रिडक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हुए हैं, तो इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं।
इज इट ओके? सो आपने देखा कि रिडक्शन occurs at the cost of oxygen, oh sorry, oxidation, and oxidation occurs at the cost of reduction. ये है वो रिएक्शन जो मैंने अभी आपको लिख के दिया था, और इसे ही हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही है। ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन, और ये रिडॉक्स। बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी ने इसको एक ही एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश की है। मैं इसको एक बार रीड करती हूँ पैराग्राफ को। If a substance gains oxygen during reaction, it is said to be oxidized. ऑक्सीजन जिसने ली है, तो ऑक्सीजन यहाँ किसने लिए है? हाइड्रोजन ने, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और किसी ने अपनी ऑक्सीजन किसने दी है? कॉपर ऑक्साइड ने दिया है, तो ये क्या हुआ है? रिड्यूस्ड। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, सो ये रिड्यूस हुआ है। यही बात बार बार कही है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो रिडक्शन। और ये कुछ और एग्जाम्पल हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। यहाँ जिंक ने अपनी ऑक्सीजन कार्बन को दी है, तो जिंक की क्या हुई है? रिडक्शन। और कार्बन की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। दैट्स ऑल। अब यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दी है, तो अगर इसने दी है इसको, तो इसकी क्या हुई है? रिडक्शन, है ना। और अगर ये हाइड्रोजन ने लिए है, तो इसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स, तीन डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। अब हम चलेंगे एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज पे, और एनसीईआरटी का नेक्स्ट पेज क्या बोलता है? स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं corrosion and rancidity, the last topic of this chapter. Corrosion. You must have observed you must have observed that iron articles are shiny when new. जब भी लोहे के या नई चीज घर पे लाते हो, वो चमकती है। धीरे धीरे करके, अगर वो रेलिंग, नई रेलिंग लाए हो, वो चमकती है, अगर सिर्फ लोहे की है, स्टील की नहीं। और अगर उसको आपने बारिश में साल भर रख दिया, तो वो रेडिश ब्राउन पाउडर से कोट हो जाती है। इसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कहा मैंने? कि आप नया आर्टिकल लाते हैं लोहे का, वो बिल्कुल चमकता हुआ होता है, लेकिन अगर आप इसको रख दें बारिश में, धूप में, तो ये रेडिश ब्राउन सरफेस की लेयर अपने ऊपर बना देता है, और इसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। कुछ और भी मेटल है जो फीके पड़ जाते हैं, कुछ काले पड़ जाते हैं, कुछ हरे पड़ जाते हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड कॉपर एंड सिल्वर? कॉपर हरा हो जाता है और सिल्वर काला हो जाता है। हमने तीन अलग अलग मेटल देखे, और अलग अलग तरीके से कोरोजन को शो कर रहे हैं। एक, ब्राउन पाउडर बना के। दूसरा, काला कोटिंग करके, काली काले होके। और तीसरा, हरा होके।
अमूमन ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है कि सिल्वर का कलर क्या क्या होता है, क्या हो जाता है कोरोड होने पे, कॉपर का क्या होता है या फिर आयरन का क्या होता है। तो बी केयरफुल व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज moisture, acid, it is said to be corrode and this process is called corrosion. यहाँ भी मैं आपको corrosion की दो डेफिनेशंस दूंगी फ्रेंड्स। यहाँ एक दी है, पहले मैं इसे समझा लूं। corrosion यहाँ पे आपको कहा कि कोई चीज, कोई मेटल मॉइस्चर या फिर एसिड के कंसर्न में आ जाती है तो वो इफेक्ट होती है, अटैक्ड होती है, तो उसे corrosion कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है ईटिंग अवे ऑफ द मेटल इज नोन एज corrosion। आप कोई भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हो। The black coating on the silver and the green coating on the copper are other examples of the corrosion. So be careful, इस पैराग्राफ में से एक नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है। कोरोजन बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करता है। कोरोजन बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करता है, कार्स को, ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग्स को, शिप्स को, और बहुत सारे ऐसे लोहे से बने हुए या किसी भी चीज से बने हुए, ये मेटल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स जो कि करोड़ हो जाते हैं, और इससे किसी भी देश की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए कोरोजन से बचने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला, गैल्वेनाइजेशन। दूसरा, लुब्रिकेशन ऑफ मशीन है ना। थर्ड, पेंटिंग। फोर्थ, कोटिंग। आप इनमें से कोई भी मेथड अपना सकते हैं मेटल्स को कोरोड होने से। गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक से कवर करते हैं मोर रिएक्टिव मेटल को। लुब्रिकेशन में हम लुब्रिकेट करते हैं, सफाई करते हैं मशीनों की तेल या कुछ और डाल के। और पेंट करना और कोट करना किसी और मेटल से, कवर कर देना आयरन को टिन से, जिंक से, किसी भी चीज से, तो वो कोटिंग होगी। तो कोरोजन टॉपिक में मैंने आपको समझाया कोरोजन होता क्या है, रस्टिंग क्या होती है, कॉपर अपना कलर कैसा कैसा कर देता है कोरोड होने पे, सिल्वर कैसा कर देता है, और कोरोजन से कैसे बचें। अब मैं आपको करने जा रही हूँ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में आपने देखा होगा कि चिप्स के पैकेट अगर 3 महीने भी दुकान पे रहेंगे और उस पे अगर कोई सुई ना लगे या कोई छेद ना हो, तो वो 3 महीने तक फूला हुआ ही रहेगा और टेस्टी ही रहेगा, क्रिस्पी ही रहेगा। लेकिन अगर वो दुकान पे आता है और आते 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 कोई उसको सुई या किसी चीज से लग जाती है, तो वो एक छोटा सा छेद अंदर उनमें बदबू भर देता है, उनको, उनके टेस्ट को खराब कर देता है। एक ही दिन के अंदर वो खराब हो जाते हैं। वो चीज जो 3 महीने अंदर थी और किसी किसी भी एनवायरनमेंट में किसी का रिएक्शन, किसी भी गैस का रिएक्शन नहीं हुआ, वो एक ही दिन में एक छेद होने पर स्मेल देने लग पड़ी, खराब हो गई, और वो क्रिस्पी भी नहीं रही। क्यों? देखते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल fat or oil containing food materials left for a long time? When fats and oils are oxidized, जब भी फैट्स और ऑयल से बनी हुई चीजें ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, वो रेंसिड हो जाते हैं, वो सड़ जाते हैं, वो गल जाते हैं, वो बदबू देते हैं, वो स्मेल देते हैं, वो टेस्ट चेंज कर देते हैं। यूजुअली substances which prevent oxidation, एंटीऑक्सीडेंट्स, इसके लिए ये ना हो जाए, ये नुकसान ना हो, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दिए जाते हैं, जिससे कि ये बहुत लंबे समय तक क्रिस्पी क्रंची
और खुशबूदार रहते हैं। और वो एंटीऑक्सीडेंट है नाइट्रोजन। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि व्हेन ऑयली एंड फैटी सब्सटेंसेस गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय द एनवायरनमेंट, oxygen present in the environment, and it gets uh, rancid, that is it get gives bad smell and taste, then this is known as rancidity. To prevent this, antioxidant कौन सा लिया था? नाइट्रोजन. सो बी हैप्पी, आप बोर्ड का पहला चैप्टर कर चुके हैं और जितनी भी क्वेश्चन अंडर द यूनिवर्स इस चैप्टर से बन सकते थे, जो बोर्ड डाल सकता है, मैंने आपको बता दिए हैं. ये है वो क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं और मैंने बीच में ये सारे सॉल्व भी करवाए हैं. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.